नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। सवाल आपका में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में आज हर किसी को बात करना जरूरी है। वैसे आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज के दिन बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पर पेड़ पौधे लगाकर उसके फोटो खींचे और कई जगहों पर सोशल मीडिया पर अपलोड किए और कहा कि हमने एक ये पौधा लगा दिया है। और सरकारें भी अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम कर रही थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी एक कार्यक्रम किया और वहां पर यह ऐलान किया कि हरियाणा में अलग अलग जगहों पर, गाँव में, शहरों में ऑक्सीवन वो बनाएंगे जहां पर पेड़ लगाए जाएंगे और उसे नाम दिया जाएगा ऑक्सीवन। ताकि ऐसी जो महामारी आई है उसने हमें बता दिया है ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है। खैर, ये सजगता जो है वो केवल आज पर्यावरण दिवस तक ही ना रहे, आने वाले समय पर तमाम मौकों पर यह सजगता दिखे और सीरियसनेस इसके पीछे की अगर सच्ची है और सही है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये चीज़ें काम आ जाएंगी। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपने भी और हमने भी अपने स्कूल के प्रस्तावों में भी पर्यावरण को बचाने के लिए कई प्रस्ताव जो लिखे हैं और कई ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी प्रस्ताव लिखे हैं। डिबेट पर काफ़ी बोला होगा, आपने भी बोला होगा और कहानियां भी पढ़ी होंगी। आज पर्यावरण के हालात क्या हैं वो आप अपने तरीके से बेहतर समझ सकते हैं या फिर उसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सांस तो हर कोई लेता ही है तो महसूस तो हर किसी को होता ही है। खैर, आज के विषय पर अब आते हैं। बात हम कर रहे हैं उस विषय की, क्योंकि लॉकडाउन से अब अनलॉक की तरफ तमाम राज्य, तमाम शहर जो हैं धीरे धीरे करके बढ़ने लगे हैं। दिल्ली ने भी ऐलान कर दिया है कि 50% की क्षमता के साथ मेट्रो चला देंगे। ऑड इवन के साथ और इवन ऑड के साथ जो है वो अपनी दुकानें जो है लोग खोल सकेंगे बाजारों में सुबह 10 बजे से और रात तक एक निश्चित समय के दौरान। तो उधर हरियाणा में भी 9 से 3 तक दुकानें खुल रही हैं। हो सकता है आने वाले दिन कल तक जो है कुछ और ऐलान इसको लेकर हो जाए। लेकिन फिलहाल जो है वो तमाम जगहों पर कुछ ऐसे शहरों और ऐसे स्थानों को छोड़कर जो लेवल 5 में है उनको छोड़कर कुछ जगहों पर धीरे धीरे अनलॉक की परिस्थितियां बन रही हैं। ये वही समय है और उसी तरीके की परिस्थितियां हैं जैसे पिछले लॉकडाउन के बाद हम अनलॉक की स्थिति में आए थे। लेकिन जैसे जैसे अनलॉक होना शुरू हुआ हम एकदम खुलकर सामने आ गए, बाजारों में आ गए, भीड़ लगने लगी, मेले लगने लगे और उसी तरीके की परिस्थितियां फिर से बन गई। शादियों में लोग आने लगे, मास्क का प्रयोग नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं, कोई ख्याल नहीं, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, इन तमाम चीजों को हमने भुला दिया था। लेकिन एक बार फिर से हमारे सामने जब दूसरी लहर ने चिंताएं खड़ी कर दी, लोगों की जान ले ली, हमारे अपने चले गए, उसके बाद हम सोचने पर मजबूर हुए हैं और फिर से अनलॉक की परिस्थितियां आ रही हैं। तो क्या हमें आज ठहर कर सोचना चाहिए कि आने वाला समय क्या वाकई इतने खुलेपन का हो सकता है? क्या हमें अभी और लंबा समय इन तमाम पाबंदियों को स्वतः ही यानी खुद ही अपने ऊपर लगाना होगा, भले ही लॉकडाउन अब ना रहे? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज के विषय पर बात करेंगे सवाल आपका में। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस बीच आज खबरफाज जो सवाल उठा रहा है उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो सवाल जो आज खबरफाज उठा रहा है बात अब उनके करेंगे। तो वैक्सीनेशन के बिना अनलॉक कितना सही है? क्योंकि सीधे तौर पर वैक्सीनेशन को बहुत जरूरी बताया जा रहा है। क्या अनलॉक के बाद संक्रमण फिर से लौट सकता है या फिर कोरोना चला गया है? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, आपके मन में उठ रहे होंगे। इसके अलावा अनलॉक के दौरान संयम रखना कितना जरूरी है? बेहद जरूरी है, लेकिन किस कदर जरूरी है ये आपके बारे आज इस कार्यक्रम के जरिए इस पर बात होगी। और तीसरी लहर से बचने के लिए इस दौरान जब हम अनलॉक की स्थिति में जा रहे हैं, अस्पतालों पर जब लोड नहीं है, कोरोना के मरीज जब कम हो रहे हैं, तो हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, अपना मोबाइल उठाएं, अभी ये नंबर डायल करें और हमें फोन करें। खबरफाज के इस खास कार्यक्रम में आप जुड़े, अपनी बात रखें, सवाल उठाएं, क्योंकि ये है सवाल आपका। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए और पूरी चर्चा को करने के लिए हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं और वो भी आपसे बात करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे और चर्चा को भी हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर शरद लखोटिया हमारे साथ हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, और केपी मलिक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, दोनों ही अपने अपने फील्ड के जाने माने हस्तियां हैं और बेहद संजीदगी के साथ अपनी बात को रखते हैं, बड़े खुलेपन के साथ। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। अब धीरे धीरे शहर और राज्य जो है वो अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत धीमी गति है, लेकिन फिर भी चीजें उसी तरीके से अब खुलने लगी हैं जिस तरीके से बंद हुई थी। तो क्या ये समय और ज्यादा सचेत और सतर्क रहने का है? देखिए, ये बहुत सचेत रहने का समय है और जिंदगी में बहुत लोगों के अनुभव में एक ही चांस मिलता है आपको अपने आप को बचाने का।
अभी आपको दूसरा चांस मिल रहा है। पहली वेव के बाद सेकंड वेव आई अप्रत्याशित रूप से, इसके बाद अब थर्ड वेव आ सकती है और इस दौरान लॉकडाउन हो रहा है। लॉकडाउन आवश्यक भी है, लेकिन अब आपकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हम्म। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती है। सरकारों को वैक्सीन भी जल्दी से जल्दी सुलभ करानी होगी और हमें अपनी पर्सनल जो हमारे ऊपर हमारा दायित्व है उसे हमें पूरा करना होगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना होगा, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना का उपाय नहीं है। ये एक डिले करने की व्यवस्था है जिस दौरान आप तैयारी कर लें, और इस समय सरकारों का काम है कि तैयारी करें थर्ड वेव की, और इस तरह से करें कि अब न कहना पड़े कि इतनी अप्रत्याशित हुई थी तीसरी वेव की, हम तैयार नहीं रहे। अगर हम ये काम कर सके तो हमने अपना जो सरकार का दायित्व सरकार ने निभाया और लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सही अगर रखा तो लोगों को भी शाबाशी मिली। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है सर। और अगर ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हमने देखा था जब पहले लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद जब अनलॉक की प्रक्रियाएं शुरू हो गई तो लोगों ने समझा कि अब तो कोरोना चला गया है और ये तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना बिगाड़ पाया है, बहुत कम। हालांकि बहुत सारे गांव के एरिया में तो हमने देखा था, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कोरोना की एंट्री नहीं हुई थी। शहरों में बहुत ज़्यादा नुकसान तो ज़रूर किया, लेकिन लोगों ने इस तरीके से खुलापन एकदम से फिर से अपना लिया था। तो उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अब वो चीज़ अगर करी तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, इसके लिए एक्चुअली अगर लॉकडाउन अगर खोलना शुरू किया हम लोगों ने, तो सरकार को इतनी स्ट्रॉन्ग पेनल्टी रखनी होगी जहां कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हो रहा है, पालन नहीं हो रहा है। यानी दुकानें, ऑफिसेज में सरप्राइज विजिट होनी चाहिए, और जहां देखें कि ये गलत हो रहा है वहां काम, तो वहां उसको सील कर दे, बंद कर दे, उनको अलाउ न करें। ऑड इवन में उन्हीं को अलाउ होगा जो अपनी तरफ से पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करेंगे। ऐसे ही सड़क खोमचों में लोग जो मास्क आधा लगाए हुए या दाढ़ी पे लगा के खाली काम कर रहे हैं, उनको इतनी सख्त हिदायत होगी, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आपका ठेला भी सील कर लिया जाएगा और आपको भी अंदर कर दिया जाएगा 15 दिन के लिए, आपको आइसोलेशन में रख दिया जाएगा। अगर इस तरह की काम नहीं करेंगे, ये सबके लिए, सबसे पहले ये लोगों को ये बताना जरूरी है कि ये कदम हम आपकी सुरक्षा, आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए ले रहे हैं। आपके बच्चे हमें प्रिय हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थर्ड वेव में बच्चे अफेक्ट होंगे। बिल्कुल, उनके लिए ये प्रयत्न एक बड़े बुजुर्ग बाप की हैसियत से, जो बच्चे की सुरक्षा के लिए आपको तमाचा भी कभी लगाना पड़ता है तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी कोई भी आपकी तरफ से कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये बेहद महत्वपूर्ण है जो डॉक्टर शरद लखोटिया आप बता रहे हैं। और अगर इस तरीके से परिस्थितियों को संभाल लिया गया तो निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में कोरोना की थर्ड वेव को भले ही ना रोक पाएं, लेकिन उस वेव में अपने लोगों की, अपने बच्चों की जान बचा पाने में हम सक्षम हो पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उसके बाद हम केपी मलिक साहब आपके पास आ रहे हैं। रोहतक से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आप अपना नाम बताएं सर, और आप जुड़ गए हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं। अरुण जी नमस्कार। सर नमस्कार। देखो, न तो कोरोना कोई मौसमी बुखार है या मौसमी बीमारी है, ये एक बहुत बड़ी महामारी है और ये गई नहीं है अभी। इसका जब तक 70% हमारा मानना है टीकाकरण नहीं होता तब तक पूर्ण लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए। क्योंकि हमारी सरकारें इस कंडीशन में नहीं है कि तीसरी वेव को झेल सकेंगी। दूसरी वेव ने ही देश को हिला के रख दिया है। बिल्कुल, ये क्योंकि हमारी सरकार की नीतियां अभी भी इतनी स्लो टीका स्पीड है कि जिसका कोई अनुमान नहीं। विदेशों के अंदर टीकों की स्टॉक किया हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल रणवीर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठाया है और मुझे लगता है कि हम इसी सवाल के साथ अब आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और बेहद महत्वपूर्ण। केपी मलिक साहब, अब बात वैक्सीनेशन की आ जाती है, क्योंकि दुनिया भर के तमाम जो विकसित देश हैं वहाँ पर कहा गया
कि हमने वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर दिया है, तो अब आप खुले में आ सकते हैं। और ऐसे ऐलान के बाद अमेरिका में हमने देखा कि लोग जो है बाहर उसी तरीके से आ गए जैसे पहले के दिनों में आते थे। तो ऐसी परिस्थितियाँ लोग भारत में भी महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसा होगा, लेकिन वैक्सीनेशन की मौजूदा स्पीड को देखा जाए तो उसको देखते हुए आपका अनुमान क्या है कि इस तरीके की परिस्थितियाँ यहाँ पर कब तक बन पाएंगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड का इंजेक्शन लगा पाएंगे? देखिए अरुण जी, जिस प्रकार से आपके दर्शक ने भी कहा और हमारा भी मानना है कि लॉकडाउन को पूर्णतः खोलना घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये कोई समाधान नहीं है लॉकडाउन रखना। तमाम काम रुके हुए हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन महामारी जिस प्रकार से चल रही है उसमें हमें सावधानी भी जरूरी है। जैसा कि आपने कहा, अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में लगभग 70, 60, 90% वैक्सीनेशन हो चुका है और लोग सामान्य व्यवहार वहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, भारत में और उन विकसित देशों में फर्क ये है कि वहाँ आबादी बहुत कम है, हमारे यहाँ ज्यादा आबादी है और हमारे यहाँ प्रबंधन उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से विदेशों में देखा जाए। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का रख रखाव, उसका टेम्परेचर, वो मानकों के हिसाब से यहाँ पे चीजें नहीं हो पा रही हैं और यही एक कारण है कि वैक्सीनेशन जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं है यहाँ पे। दूसरा क्या है कि सरकार ही सब चीज नहीं कर पाएगी, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सावधानी रखनी पड़ेगी। दूसरी बात अरुण जी, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि पहली वेव में और सेकंड वेव में बहुत फर्क है। पहली वेव में मुझे लगता है कि लगभग 80% लोग इससे इफेक्टिव नहीं हुए थे और उनको इन्होंने बहुत हल्के में इस चीज को लिया था। लेकिन सेकंड वेव में कहीं ना कहीं, चाहे उनके किसी रिश्तेदार की डेथ हुई हो, चाहे वो खुद इफेक्टिव हुए हों, चाहे उनके कोई रिश्तेदार कोरोना से गुजर के आए हों, तो उनके उसका दर्द का पता चला है। तो लोग इसको बहुत सीरियस लेंगे, सावधानी रखेंगे और सरकार का भी सहयोग करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और जल्दी ही हम जो है थर्ड वेव को भी सामना करने के लिए, अब सरकार को भी काफी अनुभव हो गया, क्योंकि सरकार के लिए भी एकाएक ये चीज नहीं थी और सरकार भी कई सारी चीजों को नहीं समझ पा रही थी। अगर आज हम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उन्होंने बहुत अच्छे तथ्य कई सारे रखे हैं और अभी से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हों, लगभग थर्ड वेव की तैयारी भी वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम वैक्सीनेशन की स्पीड और मौजूदा जो तरीके अपनाए जा रहे हैं और आने वाले समय में किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है और तीसरी वेव से लड़ने के लिए तैयारियां एक्चुअल में करनी कौन सी चाहिए, डॉक्टर शरद लखोटिया से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ दर्शक हमारे साथ और जुड़े हैं। करीम है, लोकेश है हमारे साथ। करीम, सबसे पहले आप अपनी बात रख सकते हैं, जुड़ गए हैं आप। करीम, सुन पा रहे हैं? जी, अपनी बात रख सकते हैं, जुड़ गए हैं आप कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ कि 18 से 45 वर्ष के लिए वैक्सीन आ गई है, 60 वर्ष से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन दे दी है, लेकिन बच्चों के लिए अभी आपने कोई वैक्सीन लॉन्च नहीं की, ना बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बच्चों पे जब इसका असर होगा तो उसकी तैयारी भी होना चाहिए। हाँ, ये डॉक्टर साहब, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेशेंट कोविड हॉस्पिटल में रखे जा रहे हैं, वहाँ पे एक कमरे के अंदर 30 बेड लगे हुए हैं और 30 बेड लगने के बाद में उनको कम से कम कवर्ड करना चाहिए हर बेड को, जिसमें दूसरा हुआ अगर कोई मर जाता है तो ये दूसरा पेशेंट भयभीत हो जाता है। जहाँ तक कोविड से मरने का सवाल है, वहाँ मुझे समझ में आता है कि 6 से ज्यादा आदमी मर रहा है। और रही बात दूसरी की दिगर बीमारी में अगर लिप्त है आदमी और उसको सीधा कोविड के लिए भेज दिया जाता है, उसका कम से कम परीक्षण होना चाहिए। ठीक है, बहुत आपने बड़े महत्वपूर्ण सवाल करीम उठाए, आपने बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए। मुझे लगता है डॉक्टर साहब इनका जवाब शायद दे पाए, संतुष्टि आपको हो। लेकिन लोकेश, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, उससे पहले उनसे बात कर लेते हैं। लोकेश, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, मेरी एक जो सरकार के द्वारा जो कोविन ऐप है उसमें वैक्सीन बुक की जा रही है, तो उस ऐप में काफी तकनीकी समस्या आ रही है। इवन ग्रामीण क्षेत्रों में तो वैक्सीन बिल्कुल लोग बुक करवा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि एक तो ऐप में थोड़ा संशोधन या परिवर्तन हो, ताकि वैक्सीन सबके लिए उपलब्ध हो, मतलब इजीली सबको मिल सके। ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे लगता है दोनों महत्वपूर्ण सवाल और इन्हीं सवालों में ही मेरे सवाल आ गए हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो आप बड़े संक्षेप में अगर समझा पाए और ताकि देखिए ऐसा है कि बच्चों की वैक्सीन के बारे में पहले मैं बता दूं, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इंडिया बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है
और जल्द ही हमें लगता है कि हमारी कोवैक्सीन को मान्यता मिल जाएगी। दूसरी तरफ से फाइजर की वैक्सीन भी आ रही हैं जो बच्चों के लिए अभी खास तौर पे 15 से 18 साल के बच्चों के लिए 12 से 15 तक में भी इस्तेमाल हो सकती है। तो मॉडर्ना की भी है, तो ये भी अवेलेबल हो रही है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक नेजल स्प्रे की वैक्सीन आएगी बच्चों के लिए, बड़ी कारगर होगी। उसमें इंजेक्शन भी नहीं लगाना होगा, स्प्रे करने से ही आपको वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो ये सब चीजें पाइपलाइन में है और एकदम टेक्नोलॉजी अभी नई नई सब डेवलप हो रही है और हम आशा कर रहे हैं कि ये अवेलेबल हो जाएंगे तीसरी वेव के आने से पहले। दूसरी बात मैं कहता हूँ प्रिपरेशन की, तो यहाँ जैसे अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने अभी कई चीजों की बात की कि उन्होंने बच्चों के लिए ऑक्सीजन के बेड बढ़ाए, इन्होंने 1500 जैसे अब हॉस्पिटल बेड्स है सारे 5 ऑक्सीजन कर लिए, 450 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली, 25 जो गाड़ियां ऑक्सीजन को लाने ले जाने वाली टैंकर है उनका इंतजाम हो गया। तो इस तरह की सारी चीजें वो तैयारी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमारी तरफ से प्रिपरेशन पूरी है। समय बताएगा कि वो उनका दावा कितना सही है। दूसरी तरफ से वैक्सीनेशन की जहां तक सवाल है, हमारे यहाँ 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे होने का तैयारी चल रही है, जो आपके मिड जुलाई में हो जाएगी। यानी आज के 15 दिन से 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि संख्या अचानक से बढ़ गई और उस समय ये कहानी ना हो जाए कि वैक्सीन तो अवेलेबल है, लोग नहीं है। उसका कारण है आज भी आप टेलीविजन पे हम लोग देखते हैं गाँव के अंदर और जहाँ मेजर पॉपुलेशन हमारी बसी हुई है, वहाँ लोग कैसे भाग रहे हैं वैक्सीन के नाम से कि नहीं नहीं लगवाना, छुप रहे हैं। तो अभी से हमें जागरूक करना उन लोगों को। तो मेरा ये भी है अनुरोध कि आप वैक्सीन की तैयारी जो इंडिया अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट तैयारी कर रही है वो तैयारी करे, कि साथ साथ में गाँव के लोगों को जागरूक भी करें। और उस समय ऐसा ना हो कि उनको इंसेंटिव देना पड़े कि ये लीजिए वो लीजिए। जैसे अमेरिका में आज बोल रहे हैं कि बियर पीजिए 1 कप और लगाइए वैक्सीन। तो ये सब हमारे देश के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमें जागरूक करना बहुत जरूरी है। और उस जागरूकता में एक ही चीज हो सकती है कि लोगों को जो सरकार की तरफ से कोई भी चीजों में जो लाभ मिलता है, आपको वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह से लोगों को बात करेंगे तब वो लगाएंगे वैक्सीन। तो उनको अभी से आप तैयारी करेंगे तो अभी 2-2.5 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे उनको सब लोगों को मेंटली तैयार होने में कि हमें वैक्सीन चाहिए। तो इस तरह से आपको सारी प्रिपरेशन करनी है। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एक ऐसी कहानी है कि लोगों को हमारे दूसरे प्रवक्ता साहब ने बताया कि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 90% अच्छा करेंगे तो 10% लोग सारा खेल बिगाड़ सकते हैं। आज भी देख लीजिए सब्जी मंडियों में देख लीजिए, आज मैंने भी देखा टेलीविजन में इटावा में इतनी सारी जनसंख्या चल रही है। अभी मैंने देखा कि बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों का मेला लगा हुआ है। हमें सब लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना की लड़ाई एक अकेले आदमी की लड़ाई नहीं है, या कुछ पढ़े लिखे समझदार लोगों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। और अब हमें हमारा फोकस बच्चों पे है, तो ये हमारे बच्चों के आगे के जीवन के लिए लड़ाई है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हम अपने अपने एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे और अपने आप को प्रूव करते रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर साथ में वैक्सीनेशन और साथ में सरकार अपना पूरी व्यवस्था रखे। कोविड के लिए जितने पेशेंट्स आए, अब न कहे कहीं कि भाई ऑक्सीजन नहीं मिली, फला नहीं मिला, सारे इंतजामात हो ताकि एटलीस्ट मरीज को ये ना महसूस हो कि मैं अभागा हूँ, मेरी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकूं और अपनी बात कह सकूं, इलाज करा सकूं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने इसमें बहुत सारी बातें कह दी हैं। सबसे पहले आपने एक बात कही, उसी से मैं एक चीज़ और थोड़ा सा जानना चाह रहा था, बेहद संक्षेप में अगर बता सकें, कि जिसका आपने जिक्र किया कि अभी आने वाले 2 से 3 महीने के भीतर और भी कई वैक्सीन आ रही हैं और हमारे पास इतना स्टॉक होगा वैक्सीन का, हो सकता है फिर लोग कम पड़ जाएं क्योंकि अभी भी जागरूकता की कमी है। तो क्या तो ऐसी परिस्थिति में आज जो मौजूदा हालात हैं, ये बात हो रही है कि वैक्सीनेशन की गति धीमी पड़ गई है। दिल्ली ने भी ये कहा कि हमने युवाओं के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए क्योंकि वैक्सीन हमारे पास नहीं है, डोजेस नहीं है। तो क्या ये 2-3 महीने के बाद हम देखेंगे कि एकदम इस पर अप्रत्याशित वृद्धि होगी और तमाम चीजें जो हैं वो सही रास्ते पर और ट्रैक पर आ जाएंगी इसको लेकर? देखिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी सिंपल सी एक चीज है, हमारी 2 इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है। कोविशील्ड की तैयारी हो गई है, अब 11 करोड़ महीने की, जो 5 करोड़ 6 करोड़ से लेके 11 करोड़ पे आ रही है। और
2-3 करोड़ की जो कोवैक्सीन पर मंथ की थी वो 10 करोड़ पे आ रही है। हाँ। इधर आपकी स्पुतनिक आपको बना रहे हैं डॉक्टर रेड्डी के अलावा सीरम इंस्टीट्यूट भी बनाने जा रही है। जी। हाँ हाँ, इसके बाद आपकी जे&जे की वैक्सीन सिंगल डोज की उसकी बात चल रही है। हाँ। इसके अलावा स्पुतनिक की एक लाइट वैक्सीन आएगी सिंगल डोज की, उसकी भी कहानी हो, उसकी भी बात हो रही है। इस तरह बहुत सारी अब जाइकोविड देखिए, ये एक नया एक और कहानी आई है कि जाइकोविड बच्चों के अंदर बड़ी सक्सेसफुल होगी। हाँ। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन जब तक खबर पूरी पुष्टि होके और अवेलेबल न हो जाए हम ये इसको दावा नहीं दे सकते हैं। हाँ। लेकिन ये बहुत अच्छा तैयारी पूरी है और ये होगी। ठीक है, और इसमें हम इसमें यही उम्मीद करके चलें कि जब तक हमारे पास ये तमाम चीज़ें आती हैं तो अनलॉक होने के इस दौर में हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ज़रा भी ना भूलें और सख्ती से उसका खुद के ऊपर उसका पालन करवाएं और खुद को बाउंड करें कि हमें इनका पालन करना ही है। केपी मलिक साहब, जो चीज़ें डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले कुछ महीनों में ही काफ़ी सकारात्मक एक तस्वीर दिखाती हैं और लगता है कि चीज़ें अब आने वाले में ठीक है। आज के समय वैक्सीनेशन की गति जो है वो धीमी है, उसका प्रोडक्शन कम हुआ है और एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों के लिए खोल दिया गया वैक्सीनेशन, तो उससे स्पीड कम हो गई है। लेकिन आने वाले 2 से 3 महीने में हम और देखेंगे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी और ऐसा भी हो सकता है कि लोग शायद कम ना पड़ जाएं, क्योंकि जागरूकता की कमी निश्चित तौर पर काफ़ी एरियाज में अभी भी है वैक्सीन को लेकर। केपी मलिक साहब, देखिए अरुण जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस प्रकार से अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के समय में जागरूकता है और खासकर जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे जागरूकता की ज्यादा आवश्यकता है। या शहरों में जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है या छोटी कॉलोनी है वहाँ पे जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भीड़ भाड़ वहीं होते हैं, बाजारों में, हाट में, सब्जी मंडी में, दूसरा जो बाजार है। अब ये सरकार भी इस चीज को लेकर घबरा रही है कि एकाएक अगर लॉकडाउन खुलता है तो एक साथ लोग निकलेंगे और उससे जितनी मेहनत हुई है लॉकडाउन में और जितना समाधान और जितना हमने इंतजाम किया है वो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो इसमें सबसे बढ़िया ये है कि जितनी जागरूकता लोगों में हो, लोग खुद जागरूक होंगे, उनको समझ में आएगा। और देखिए वैक्सीन का क्या है कि वैक्सीन हम 135 करोड़ जनता को एक साथ नहीं लगा सकते। हमारे पास ना इतने संसाधन है और ना सरकार के पास इतने संसाधन है, तो हमें पेशेंस रखते हुए सरकार के इस सिस्टम का सहयोग करना चाहिए। और मुझे लगता है जागरूकता ही इसमें एक जो है महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके साथ हम महामारी से लड़ सकते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण एक और बात है। केपी मलिक साहब, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं जिसका जिक्र अभी डॉक्टर साहब भी कर रहे थे कि हमने देखा कि जब सेकंड वेव आई और फर्स्ट वेव के बाद, लॉकडाउन के बाद सेकंड वेव के आने से पहले की परिस्थितियां ऐसी थी कि हमें ऐसा लगने लगा था कि भारत का कोरोना जो है भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और क्योंकि भारत के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आई, ये भी कहा गया कि भारत में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसीलिए लोगों को मच्छर काटते रहते हैं और लोगों के अंदर एक ऐसा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप पहले से ही है। तो ये बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें भी छपती रहीं, तो कहीं ना कहीं लोगों ने सोच लिया कि नहीं, भारत में ये कोरोना जो है वो अपना कहर उस कदर नहीं बर पाएगा। लेकिन किसी को भी नहीं पता था। खुद हमने प्रधानमंत्री का एक बयान सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत ने कोरोना पर लड़ाई जीत ली है, तो उससे कहीं ना कहीं यही लगा था कि अब जो है कोरोना चला गया है और अब हम जीत चुके हैं। लेकिन किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी, लेकिन अब अंदाजा भी है और अब समझ भी आ गया है कि अगर अचानक कोई ऐसी सेकंड वेव या थर्ड वेव इसके बाद आ गई तो नुकसान कितना पहुंचा सकती है। तो आज की परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि हमारा सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट्स जो है वो उस लेवल पर अपने आप को तैयार करने के लिए उतनी संजीदा और उतनी संवेदनशील और सीरियस ग्राउंड पर दिखाई दे रही है? देखिए अरुण जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सरकार ने 100% अपने इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जितनी हमने पहली वेव और दूसरी वेव देखी है और जितना नुकसान उसमें उठाया है, तीसरी वेव कहते हैं कि खतरनाक होगी, लेकिन हम उससे मजबूती के साथ लड़ाई लड़ सकेंगे। इसमें कहीं न कहीं लोग भी जागरूक हुए हैं, उनको भी चिंता इस चीज को लेके हुई है। जैसे वो लापरवाही दिखा रहे थे तो उस तरह से लोग अभी लापरवाही नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा गांव में भी इस महामारी ने बहुत कहर मचाया और बहुत लोगों की मौतें हुई हैं और सरकार ने भी इसको कहीं ना कहीं सीरियस लिया है। तो सरकार भी लगातार अपने इंतजाम बढ़ा रही है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% हम इस लड़ाई को जीत लेंगे और सरकार भी पूरे इंतजाम कर लेगी, क्योंकि आखिरकार यही होता है कि हमारे यहाँ दो चीजें महत्वपूर्णता से देखी जाती हैं। एक तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है और ऊपर से जनसंख्या जागरूक नहीं है। कई लोग समझना ही नहीं चाहते कि कोरोना कितनी महत्वपूर्ण और कितनी कहरपूर्ण बीमारी है, इसका सामना कैसे किया जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें
वो भी एक होता है। दूसरा क्या है कि कई लोग राजनीति भी करते हैं, आपने देखा होगा कि हर चीज में राजनीति डाल देते हैं, दो राजनीतिक दल खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह के समय में राजनीति को एक तरफ रख के हमें मानवता के आधार पर चीजें करनी चाहिए। जैसे पहले भी हम लोग इस चीज को कहते रहे हैं कि ऐसे मामलों में राजनीति ना करके, चाहे वो किसी प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनको एक साथ इस महामारी के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। और हमें लगता है कि तमाम सरकारें अगर मिलकर लड़ती हैं तो इस लड़ाई से हम लोग जरूर जीतेंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। आखिरी सवाल डॉक्टर शरद लखोटिया आपसे, बेहद संक्षेप में अगर आप समझा सकें, जिसका जिक्र अभी केपी मलिक साहब कह रहे थे कि भारत के सामने दिक्कत यह है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसके हिसाब से संसाधन बहुत कम। कुछ दिन पहले एक अखबार में रिपोर्ट थी कि हरियाणा के एक राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बारे में रिपोर्ट आई कि केवल 66 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बच्चों की बीमारियों से जुड़े हैं, उनके ऊपर लोड है 51 लाख बच्चों का। ये बहुत बड़ा नंबर है सर। तो क्या इन परिस्थितियों के बीच हम आगे लड़ाई मुश्किल होगी हमारे सामने, आसान कर पाएंगे? बेहद संक्षेप में आप बता सकें। देखिए, लड़ाई मुश्किल है, लेकिन जो इस बार जैसे सेकंड वेव में करीब 20% केस सीरियस हुए थे जी, और आप उसको रिड्यूस करें 5% में, इसमें भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर थर्ड वेव जैसा अभी प्रेडिक्टेड है अगर आती है तो भी 40,000 डेथ हो जाती है और बच्चे इसमें खास इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारा देश इतना बड़ा है, लोगों को ये भी समझना होगा कि हमारे प्रतिदिन 37,000 बच्चे पैदा होते हैं हिंदुस्तान में। तो आप कुछ प्रोपोर्शन में देखें तो कुछ भी बात नहीं हुई, एक दिन की कहानी हुई, लेकिन बच्चे बच्चे हैं। और हमारे हिंदुस्तान में खास तौर पे बड़े बुजुर्ग के बाद कमाऊ आदमी और कमाऊ के बाद बच्चे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो घर के लिए पूरा उसका जो आनंद होता है घर का, वो बिखर जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसी कैजुअलिटी नहीं हो। अपनी तरफ से सतर्कता में हमारी तरफ से कोताही नहीं होनी चाहिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एक आम जनता कर सकती है। सरकार अपना काम करे, सुरक्षा पूरी रखे, इंतजाम अस्पताल का पूरा हो। हम आशा करते हैं थर्ड वेव एक वेव नहीं पंप में निकल जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरद लखोटिया, केपी मलिक साहब, आप दोनों ही का इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपना समय निकाल कर आने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। तो मोटे तौर पर इस चर्चा से एक चीज जो स्पष्ट हुई है वो ये कि अब लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन हमें संयम इसी वक्त में ज्यादा रखना है। और इसी वक्त में अगर हमने संयम रखा, सचेत रहे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाए, जैसे कि डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, और ऊपर से सरकार अपनी तैयारी रखे। सरकार के लिए भी ऐसा नहीं कि लॉकडाउन से अनलॉक जब अब जा रहे हैं तो लोगों की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है कि थर्ड वेव जैसी कोई भी चीज अगर आती है तो वो पूरे तरीके से तैयार रहे। इधर लोग अपनी जिम्मेदारी निभाकर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें तो हो सकता है हम इससे जीत पाएंगे और तीसरी वेव भी निकल जाएगी। इसी उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।